Hello friends, this is second part of chapter climate. नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर है ज्योग्राफी का फोर्थ उस चैप्टर का ये पार्ट 2 है। आज हम करेंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। तो 6 मेन कंट्रोल्स होते हैं किसी भी प्लेस के क्लाइमेट के। ठीक है, देयर आर एल्टीट्यूड, वह हम का लैटिट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड क्या है। लैटिट्यूड तो पता है आपको क्या होता है, ये देखो हमारी अर्थ है उस पर ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं ऐसे, ठीक है, ये होती हैं लैटिट्यूड। एल्टीट्यूड होती है वहाँ ऊंचाई, किसी भी प्लेस की ऊंचाई। प्रेशर एंड विंड सिस्टम कैसा है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितनी दूरी पे है। ओशियन करंट्स एंड रिलीफ फीचर, ये सभी इफेक्ट करते हैं किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को। ड्यू टू द curvature of earth, the amount of the solar energy receive the variation according to latitude। क्योंकि हमारी अर्थ है ना, वो पता है हमें, पूरी गोल नहीं है, वो संतरे के जैसे ऑरेंज के शेप जैसी है ना, ऊपर से ये थोड़ी सी ये ऐसे फ्लैट सी है और इधर से बर्ज्ड है, यानी कि उभरी हुई है ना। तो जो सन है, सन से जो रेजेस आती हैं वो ज़्यादातर इक्वेटर पे पड़ती हैं और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कम बढ़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कम बढ़ती हैं और सबसे ज़्यादा रेजेस इक्वेटर पे पड़ती हैं। इसीलिए ये जो एरिया है यहाँ पे क्या है, ज़्यादा गर्मी होती है अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे इन एरिया में आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। इन एरिया में बर्फ़ होती है, बर्फीले हैं ये, ठीक है, रीजन्स। ओके, एज द रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरेट डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर। तो ये जो एयर है, टेम्परेचर है, वो डिक्रीज होता जाता है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। यानी कि इक्वेटर तो पता है ना, इक्वेटर जो सबसे बीच वाली लाइन है जो बराबर के दो हिस्सों में काटती है हमारी धरती को, इमेजनरी लाइन, इसको इक्वेटर बोलते हैं। और अगर ये देखो, अगर हम, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, जब हम इनकी तरफ जाते हैं तो ये जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज यानी कि कम होता जाता है। एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हाई एल्टीट्यूड। ऐसे ही जब हम ना कोई हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे कोई पहाड़ है, पहाड़ क्या, ये देखो ये हाई एल्टीट्यूड है ना, ये देखो ये प्लेन है और ये इसके कंपैरिजन में इससे यहाँ पे आपको क्या जी, ये आपको टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे। ओके, बिकम लेस डेंस एज द टेम्परेचर डिक्रीज। तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाओगे। द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर। तो इसीलिए टेम्परेचर के ऊपर ही है ना सारा कुछ। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा गर्मी, जितना कम टेम्परेचर उतनी ज़्यादा सर्दी। तो इसीलिए ये जो हिली इलाके हैं यहाँ पे ये ठंडे होते हैं। The pressure and the wind system of an area depends on the latitude and altitude of the place। latitude और altitude ये भी दो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं प्रेशर और विंड सिस्टम को। thus it influence the temperature and rainfall pattern। तो भाई जब इनको इफेक्ट करेंगे तो ये विंड क्या इफेक्ट करेगी, ये इफेक्ट करेगी किसी भी टेम्परेचर और रेनफॉल को इफेक्ट करेगी। द सी एक्सर्ट अ मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। तो क्लाइमेट पे ये सी है, ये भी बहुत इफेक्ट डालता है। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज, जैसे जैसे समुद्र से दूरी होती जाती है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की, इट्स मॉडरिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज एंड अ पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाते जाओगे वहाँ पे आपको उतनी ही ज़्यादा वेरिएशन, एक्सट्रीम वेरिएशन देखने को मिलेंगी वेदर की। दिस कंडीशन इज नोन एज अ कॉन्टिनेंटली। ठीक है, वेरी हॉट ड्यूरिंग के समय, कॉन्टिनेंटली मतलब गर्मियों के समय में बहुत ज़्यादा गर्म और सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड होती है इन इलाकों में। ओशियन करंट तो समझो जो लहरें होती हैं समुद्रों में, अलॉन्ग विद द ऑन शोर, अपने ही किनारे पे। विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, एनी कोस्टल एरिया विद अ वार्म एंड कोल्ड करंट flowing past it will be a warmed or cooler if the winds are onshore।
ये क्या है, ये जो कोस्टल एरिया पे जो वार्म जो करंट भी दो तरह की होती हैं, कुछ तो ठंडी होती हैं, कुछ होती हैं गर्म करंट्स होती हैं, ये फ्लो करती रहती हैं। कैसे, वार्म और कोल्ड। अगर ये भी इफ़ेक्ट करती हैं विंड्स को कि वो ऑन शोर पे किस तरीके आएंगे, ये वार्म और कोल्ड इस बेस पे ये डिसाइड होता है। ओके, ये इसके बारे में डिटेल से भी आप पढ़ोगे। तो ये देखिए, why most of the world's deserts are located in the western margin of a continent in the subtropical। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं ना, चलो ये ऐसे ही बना देते हैं, ये देखो इधर, ये हमारा इंडिया का मैप ये है ना, तो हमारे इंडिया का मैप है ना, ये देखो हमारे इधर है राजस्थान, है ना, राजस्थान इधर है, तो यहाँ पे हमें पता है रेगिस्तान है। बाकी हमारे भाई इधर मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, इधर हमारे अरेबियन सी है, इधर है बे ऑफ बंगाल। तो जब ये विंड्स आती हैं तो ये इधर इसकी तरफ आती हैं, है ना, तो ये ज़्यादा बारिश इधर कर देती हैं, और ये वापस होते हुए तो ये भाई इस पे पास ड्राई, या तो ये इधर तो बहुत कम बारिश करके जाती हैं, इस ये एरिया पे तो आती हो नहीं, और फिर जब इधर से ये आती हैं विंड्स तो वो गर्म खुश्क हवाएं आती हैं, तो इसीलिए ये जो इलाका है वो खुश्क रह जाता है। फाइनली, relief too plays a major role in determining the climate of a place। तो जो एक रिलीफ है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एरिया के क्लाइमेट को। हाई माउंटेन्स एक्ट, जो हाई माउंटेन्स हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वो एक्ट करते हैं एज अ बैरियर ऑफ द कोल्ड और हॉट विंड्स। जैसे कि हमारे बैरियर जो पहाड़ हैं, हिमालय पर्वत हैं, वो जो उधर से आने वाली हिमालय की उधर से आने वाली जो हॉट और कोल्ड विंड है उनसे हमें बचाते हैं। दे में ऑल्सो कॉज अ परसेपिटेशन, और ये इधर से आने वाली हवाओं को तो रोकते हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में दाखिल होने से, और इधर से जो अरेबियन सी से आ रही हैं उसमें से क्या है, जब इनसे टकराती हैं वो विंड्स तो वो बारिश का कारण बन जाती हैं। आर इनफ एंड लाई ऑन द पाथ ऑफ द रेन बीरिंग विंड्स, द लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन रिमेन रिलेटिवली ड्राई। ठीक है, तो आगे आ जाता है फैक्ट। अब डिटेल से डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। लैटिट्यूड के बारे में देखते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट ऑफ मिजोरम इन ईस्ट। तो सबसे पहले देखो, ये हमारी अर्थ है, सबसे बीच में जो जा रही है लाइन इसको बोलते हैं इक्वेटर, ये मानी जाती है 0 डिग्री पे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। ओके, ये इसी को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मानते हैं, और यहाँ पे ही है हमारा भारत, इंडिया देश, हमारा इंडिया। ठीक है, ये जो जा रही है ना, ये इंडिया को बिल्कुल 2 बराबर हिस्सों में काटती है। ये कैसे पास करती है, ये देखो, रन ऑफ कच्छ से लेकर ये मिजोरम के ईस्ट तक ये जाती है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि इसको हाफ है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में आ जाता है, जिसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। ऑल द रिमेनिंग जो बाकी बचता है नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक है, lies to the subtropical। Therefore, India's climate has a characteristics of a tropical as well as a subtropical climate। तो ये पता है ना, तो हमारी इंडिया में ऐसा नहीं कि सारे इंडिया में एक जैसा क्लाइमेट होगा, नहीं, हमारे इंडिया के क्लाइमेट की करेक्टरिस्टिक्स ट्रॉपिकल वाली क्लाइमेट की भी हैं, और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक की फीचर्स भी आपको इंडिया के अलग अलग रीजन में देखने को मिलेंगी। आगे है एल्टीट्यूड। इंडिया हैज़ माउंटेन टू द नॉर्थ, हमारे इंडिया के नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, हिमालय हैं, विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर। तो इसकी जो एवरेज अगर इसकी हाइट देखें तो 6000 मीटर है। इंडिया ऑल्सो हैव अ वास्ट कोस्टल एरिया तो समझते हो, समुद्री तट, वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज, तो जहाँ पे एलिवेशन है, मैक्सिमम एलिवेशन वो 30 मीटर्स है। द हिमालयन प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम द एंटरिंग टू द सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो हिमालय पर्वत हैं, ये हमें बचाते हैं जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड्स आती हैं उसको एंटर होने से हमारे इंडिया से में बचाती हैं। इट इज़ बिकॉज दीज माउंटेन्स दैट द सब कॉन्टिनेंट
experience a comparatively milder winters as a compared to a सेंट्रल एशिया। इसीलिए तो सेंट्रल एशिया से कंपेयर करें तो यहाँ पे जो माइल्डर विंटर एक्सपीरियंस की जाती हैं। अगर वहाँ से भी ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी तो हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो। ठीक है, आगे प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर्स एंड विंड्स में क्या है? द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्नड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर कंडीशन: प्रेशर एंड द सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। ओके, तो ये देखो क्या क्या है। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। तो इंडिया इस एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्टर्ली विंड इफेक्ट करती हैं। दीज विंड्स ओरिजिनेट, ये जो विंड्स हैं ना, जो ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स हैं, नॉर्थ यानी कि नॉर्थ से आती हैं और ये ईस्ट की तरफ जाती हैं, है ना। दीज विंड्स ओरिजिनेट, ये होती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ये ओरिजिनेट होती हैं। दे ब्लू साउथवर्ड, ये साउथवर्ड जाती हैं, जाने के नीचे वाले साइड जाती हैं, साउथ वाले पार्ट जाती हैं। गेट डिफेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द Coriolis force and move toward the equatorial low pressure area। तो लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती हैं। जनरली दीज विंड्स कैरी, ये जो विंड्स होती हैं इनमें मॉइस्चर होता है मगर लिटिल होता है, कम होता है। एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, तो इसीलिए ये लैंड पे ही ब्लो करती रहती हैं। Therefore they bring a little or no rain, जहाँ तो ये बारिश लेके आती हैं बहुत कम, जहाँ तो लेके ही नहीं आती। Hence India should have been an arid land, but it is not so। तो अगर ऐसा हो तो हमारी इंडिया में तो बिल्कुल ही एरिड लैंड होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। क्यों? इसके बारे में और भी विंड्स आती हैं हमारे इंडिया में, तो इसके बारे में देखते हैं वाई। कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट टर्म है ये। एन एपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय अर्थ्स रोटेशन। तो हमारी अर्थ रोटेशन तो पता है ना, धरती है वो अपने ही सर्फ एक्सिस पे घूमती रहती है ना, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। ये जो रोटेशन के कारण जो एपरेंट फोर्स है, द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टूवर्ड द राइट टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो इसीलिए जो ये विंड्स हैं वो राइट टू यानी कि राइट टू नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ जाती हैं एंड टूवर्ड द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इसी को ही हम फेरल्स लॉ बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं? फेरल्स लॉ बोलते हैं। ओके, ये इसका कारण धरती का रोटेट करना है। ओके, देन द प्रेशर एंड अ विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। तो हमारे इंडिया की जो आपको क्लाइमेट है, विंड कंडीशन है, वो यूनिक है, अनोखा है। ड्यूरिंग विंटर के समय देयर इज़ अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। तो विंटर के समय में जो हिमालय पे हाई प्रेशर एरिया होता है, कोल्ड ड्राई विंड्स, कोल्ड ठंडी और सूखी सूखी हवाएं चलती हैं फ्रॉम द रीजन टू द लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया की तरफ। ओवर द ओशियन टू द साउथ, ओशियन से साउथ की तरफ, ओशियन से साउथ की तरफ, और ये हिमालय से इधर ड्राई विंड्स होती हैं। और समर में क्या होता है? समर में क्या होता है? लो प्रेशर एरिया डेवलप्ड ओवर इंटीरियर एशिया। तो जो लो प्रेशर एरिया होता है वो इंटीरियर एशिया में होता है, एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। दिस कॉज अ कंप्लीट रिवर्सल, जिससे होता है बिल्कुल रिवर्सल तो समझते हैं उल्टा, है ना, ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग अ समर। एयर मूव्स फ्रॉम, जो एयर है वो मूव करती है हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन in the southern east directly crosses the east equator and turn right toward the low pressure area over the Indian subcontinent। सबसे पहले ये लो प्रेशर हाई प्रेशर विंड्स ये क्या है?
इजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। सबसे पहले ध्यान से समझिए, ये जो विंड्स होती है ना, ये हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाती हैं। आप देखो, ये ध्यान से समझना आप, ये देखो, सपोज करो ये देखो, ये लैंड है, ये इसको आपने लैंड समझना है, यहाँ पे है हमारा समुद्र, ओके, तो यहाँ पे है पानी। तो जो लैंड है, तो लैंड अगर यहाँ पे गर्मी है ना, तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर एरिया बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा, यानी कि यहाँ पे सूखा है, ठीक है, गर्मियाँ हैं तो धूप ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे जो हवा है वहाँ पे वो लो प्रेशर है। लो प्रेशर वाली जो वो होते हैं जिसमें, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, किसकी तरफ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। फिर ये हाई प्रेशर क्या है जी, हाई प्रेशर है जो मॉलिक्यूल्स वो नीचे ही होते हैं और हमेशा, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, फिर ये वाली स्पेस तो हो गई खाली। तो पता क्या, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना फिर इधर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो हाई प्रेशर है एरिया लो प्रेशर एरिया को कवर करता है और विंड्स ऐसे ही चलती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द वार्म ओशियन, ये देखो लिखा है ना, ये जो विंड्स हैं वार्म ओशियन गैदर मॉइस्चर, और वहाँ से क्या, ओशियन से ये मॉइस्चर उठाती हैं और ये वाइड स्प्रेड रेन फॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया के मेनलैंड में बारिश का कारण बनती हैं, क्योंकि इनमें मॉइस्चर होता है, प्रेसिपिटेशन का कारण बनती हैं। द अपर एयर सर्कुलेशन, जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है किसी रीजन में, इसको हम वेस्टर्ली फ्लो इसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। एन इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन ऑफ दिस फ्लो इज़ द जेट स्ट्रीम, तो इसको हम जो ये फ्लो को हम जेट स्ट्रीम का नेम देते हैं। दिस जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली, ये जो जेट स्ट्रीम है ये अप्रॉक्सीमेटली 27 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे होते हैं। Therefore they are known as a subtropical westerly jet stream, इसीलिए इनको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स भी बोला जाता है। ओवर इंडिया these jet streams blow south to the हिमालय ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर, समर के बिना ये सारा ऐसे ही बहुत ही रहती हैं, है ना, हिमालय की तरफ। द वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन बाय दिस वेस्टर्ली फ्लो इन समर, समर में क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट होती हैं ये मूव करती है नॉर्थ टू हिमालय, क्या करती हैं, समर में करती हैं नॉर्थ टू हिमालय की तरफ मूव, और अपरेंट मूव ऑफ द सन, और एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, तो अब इनको क्या बोला जाएगा, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोला जाएगा। ब्लो, तो ये पेनिनसुलर इंडिया में ब्लो करेंगी अप्रॉक्सीमेटली 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ्स में ये होती हैं। तो ये मैं आपको दिखा दूँ जेट स्ट्रीम क्या है अच्छे से। दीज आर नैरो बेल्ट ऑफ अ हाई एल्टीट्यूड, ये क्या है जेट स्ट्रीम, ध्यान से समझ लो। दीज आर नैरो बेल्ट, ये एक नैरो बेल्ट होती है हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड यानी एल्टीट्यूड मतलब ऊंची जगह, ठीक है, हाइट, जो इसकी हाइट हो सकती है 12,000 मीटर। वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फीयर, ये जो वेस्टर्ली विंड्स है ये ट्रोपोस्फीयर वाले एरिया में होती हैं। देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम, ये इसकी जो स्पीड है वो वेरीज होती है, अलग अलग होती है, 110 किलोमीटर पर आवर समर में और 184 किलोमीटर विंटर में, यानी कि इसकी फ़र्क है, विंटर में अलग और समर में अलग। नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स हैव बीन आइडेंटिफाई, बहुत से जेट स्ट्रीम हैं। द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर अ मिड लैटिट्यूड एंड अ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, बहुत से हैं जो मिड लैटिट्यूड और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं। ओके, तो आगे आ जाता है ये वाला द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ये क्या है, द वेस्टर्न साइक्लोनिक क्या होता है, साइक्लोन तो समझते हो ना, बहुत बड़ा तूफान, वेस्ट में डिस्टर्बेंस आर अ वेदर फिनोमिना
of the winter month brought in by the westerly flow from the Mediterranean region. मेडिटेरियन रीजन से ये अब ये वेस्टर्ली विंड्स आएंगी तो बहुत ज़्यादा विंटर में ये डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर सकती हैं. दे यूजली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टली रीजन ऑफ इंडिया. ये जो विंड्स हैं ये बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं नॉर्थ वाले पार्ट, इंडिया के नॉर्थ वाले और नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट के उसको बोल सकते हैं रीजन के क्लाइमेट को. ट्रॉपिकल साइक्लोनिक अकर ड्यूरिंग द मानसून, ये मानसून में ही होती हैं. एज वेल एज इन अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर से नवंबर में भी होती हैं. एंड आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो, और ईस्टर्ली फ्लो का ही पार्ट हैं. दीज डिस्टर्बेंसेस अफेक्ट द कोस्टल रीजन ऑफ कंट्री, ये कोस्टल रीजन को इफेक्ट करती हैं. हैव यू रीड और हर्ड अबाउट द डिजास्टर कॉज्ड बाय देम ऑन उड़ीसा, क्या आपको पता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था. ओके तो ये है आज का, और द इंडियन मानसून के बारे में नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी, उसमें पढ़ेंगे. जितना पढ़ा है आई होप समझ में आया होगा. थैंक यू एंड जय हिंद.